बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, इसके चैप्टर नंबर 7 जो कि आपकी फर्स्ट बुक जो है ना, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार वाली, इससे लिया गया है। चैप्टर का नाम है बच्चों संघवाद, इंग्लिश में जिसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। संघवाद वाले चैप्टर में बेसिकली दो प्रकार की जो गवर्नमेंट है इसकी बात होगी। नंबर 1, सबसे पहले पूरे इंडिया के लेवल पे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम केंद्रीय सरकार या फिर संघीय सरकार कह लीजिए, इसकी बातें होंगी। क्या इसकी विशेषता है, इसके लक्षण क्या हैं और संविधान में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको अपनाया गया, इसके बारे में। सेकंड जो है ये रहेगी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य जो सरकार है, इसके बारे में, इसकी क्या विशेषता है। इवन 5 से लेके 7 ऐसे कुछ विवाद हैं राज्यों के बीच में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। राज्यपाल, राष्ट्रपति शासन, और सबसे जरूरी जम्मू कश्मीर जो है ये पहले एक विशेष दर्जा वाला राज्य होता था, आज ये एक यूटी यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो इसकी भी विशेषताएं जानेंगे। अब इन सभी को समझना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन आप सभी को मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और शॉर्ट नोट के साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के साथ आसान से आसान शब्दों में आपको ये चैप्टर यहां पे मैं समझाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके चैप्टर 7 संघवाद के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं। तो टॉपिक तो बहुत सारे हैं, इसीलिए हम इस चैप्टर को 2 वीडियोस में समझेंगे। ये हमारी पार्ट 1 की वीडियो है, तो इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बच्चों संघवाद के अर्थ से। संघवाद का मीनिंग क्या है, पहले डीपली इसे समझेंगे। सेकंड, भारतीय संविधान में संघवाद को आखिर अपनाया क्यों गया था, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। फिर थर्ड, भारतीय संघवाद की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं क्या हैं, और इसको लेके बच्चों 6 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है पेपर में, विशेषताएं बताओ। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संविधान के एक तो होते हैं संघात्मक लक्षण, यानी कि पूरे सेंट्रल लेवल पे, एक होते हैं एकात्मक लक्षण, तो इनके भी अलग अलग आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो आपको टॉपिक के साथ साथ जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा। एक चीज और है, यहाँ पे आपकी जो 3 सूचियां है ना, एक तो सेंट्रल सूची, एक स्टेट लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है, और एक तीसरी और होती है समवर्ती सूची जिसे हिंदी में कहते हैं। इन सभी को भी समझ लेंगे। बाकी आपका जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक 50% आपका जो चैप्टर का है, भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव, इसे पार्ट 2 में समझेंगे। ठीक है, जिसमें स्वायत्तता की मांग, नए राज्यों की मांग, अंतर्राज्यीय विवाद, राज्यपाल की भूमिका, राष्ट्रपति शासन और जम्मू कश्मीर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 का लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके जरूर से देख लेना। ओके बच्चों, तो टॉपिक क्लियर हो गया, क्या क्या समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले कोई भी डाउट हो इस चैप्टर के बारे में या फिर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहो, तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, जाइए फॉलो कर लीजिए। और 11th क्लास के इस टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे जरूर ज्वाइन करना, सर्च कर लीजिएगा, और मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज की इस वीडियो का संघवाद वाले चैप्टर का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो यहाँ से शुरू हो चुका है, जो कि है संघवाद का अर्थ। यानी कि सबसे पहले हम चैप्टर के मीनिंग को समझेंगे और आपका एक बेस बनाएंगे कि हम आखिर समझेंगे क्या इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखो, अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो जो संघवाद है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है संघ, यानी कि कोई भी एक यूनियन, कोई भी एक संगठन, और वाद का मतलब आपको पता ही है, विचार है। तो संघवाद का मतलब क्या हो गया, शाब्दिक अर्थ संगठित रहने का विचार। चलिए, ये तो एक वो हो गया इसका संधि विच्छेद। अब हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं एक कंट्री लेवल पे। ठीक है, तो संघवाद क्या हो जाएगा, ये एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें 2 स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन से स्तर की, सबसे पहली है यहाँ पे संघीय, जिसे हम केंद्रीय बोलते हैं, यानी कि केंद्रीय सरकार। दूसरी होती है प्रांतीय, यानी कि राज्य स्तर की सरकार है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझो, संघीय यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रांतीय यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो इंडिया में सेंट्रल में कौन सी गवर्नमेंट है जो कि पूरे भारत को लीड करती है, वो है बच्चों बीजेपी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं किसी भी के स्टेट को उठा लूँ, जैसे मान लीजिए यूपी है, तो यूपी में भी अभी के टाइम पे देख लीजिए तो बीजेपी है। तो ये क्या है बच्चों, पूरे देश के लेवल पे संघीय सरकार काम करती है। ठीक है, प्रांतीय सरकार जो है
वो पर्टिकुलर किसी स्टेट की होती है। ओके, अब एक चीज को और ध्यान से समझो, जब हम संघीय और केंद्रीय की बात करते हैं ना, तो इसको हम थोड़ा सा और डीपली समझेंगे। जैसे कि संघीय यानी कि केंद्रीय सरकार, इसके जिम्मे होते हैं पूरे देश के राष्ट्रीय महत्व के विषय, यानी कि पूरे कंट्री लेवल पे जो टॉपिक्स होंगे, जो विषय होंगे, जो समस्याएं होंगी, वो इसके हाथ में है। जैसे कि भारत में जो संघ सूची है, अभी आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से विषय हैं, इन पे केवल जो केंद्रीय सरकार है ये कानून बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखो, जो संघ सूची है इसमें देश की रक्षा के मामले शामिल हैं, परमाणविक ऊर्जा के मामले शामिल हैं, विदेशी मामले यानी कि फॉरेन जो हमारी पॉलिसी होती हैं उसके मामले में, ठीक है, युद्ध और शांति को लेकर, बैंकिंग, रेलवे, वायु सेवा, बंदरगाह, विदेश व्यापार, मुद्रा, ठीक है, फाइनेंस वगैरह। तो ये सब किसके हाथ में है? यह है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो पूरे देश को चलाती है उसके हाथ में है, ठीक है। वहीं जब हम बात करते हैं बच्चों स्टेट गवर्नमेंट की, यानी कि राज्य की सरकार की, तो राज्य की सरकारों के हाथों में राज्य के महत्व के विषय होते हैं जो कि राज्य सूची में आते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं कोई भी एक स्टेट उठा लेता हूँ, मान लीजिए मैं यूपी ही उठा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूपी की गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी यूपी की, वो कृषि के मामले में, पुलिस, जेल खाना, स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट, आपका चैप्टर 8 है उसको भी समझाऊंगा, ठीक है, भूमि, शराब, वाणिज्य, व्यापार, पशुपालन, इन सभी के मामले में स्टेट गवर्नमेंट फैसला लेती है, ठीक है। और एक तीसरी जो है ना, ये संवती सूची, इसमें दोनों मिलकर काम करते हैं। ओके, जो हमारी क्या नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर काम करते हैं इसमें, जो संवती सूची होती है इसके अंतर्गत। ओके बच्चों, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा संघवाद का मतलब क्या है, क्या इसकी विशेषता है, कौन किस लेवल पे काम करता है। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं अपने अगले टॉपिक को, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 2। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है कि भारतीय संघ में, यानी कि भारतीय संघवाद में, हमें एक सशक्त केंद्रीय सरकार, यानी कि देखो संघवाद में अभी हमने देखा कि एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात और सेकंड होती है स्टेट गवर्नमेंट की बात। तो इसमें देश के लेवल की जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, आखिर हमें ये एक बहुत ही पावरफुल, मजबूत, सशक्त क्यों इसकी हमें आवश्यकता पड़ी, इसके रीजन के बारे में, ठीक है बच्चों। वैसे तो अगर मैं रीजन को आपको बताने बैठूंगा तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस हो रखी है, ठीक है। इसके बारे में आप क्लास 12th में जब आप हिस्ट्री को पढ़ोगे तो इसमें चैप्टर नंबर 12 है, इसमें आप जानेंगे, ठीक है। लेकिन 2-3 मिनट के अंदर वो जो रीजन है ना, उसको आपको मैं एकदम शॉर्ट स्टोरी के जैसे समझा देता हूं, ध्यान से समझ लेना, कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत पे अंग्रेजों ने लगभग 150 से लेके 180 सालों तक शासन किया। फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, ठीक है। इन्होंने भारत को आजाद करते करते भी अपनी एक सबसे आखिरी और बड़ी चाल चल के गए कि ये भारत को तोड़ सके, ठीक है। और वो सबसे बड़ी चाल थी बच्चों, देसी रियासतों को वो 3 अधिकार देके जाना। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, देसी रियासतों का मतलब होता है जहां पे राजाओं का शासन था, रजवाड़े, ठीक है। लेकिन ये वो रजवाड़े थे जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, यानी कि वो उनके अंडर में काम करते थे, ठीक है। तो देश की आजादी के समय भारत में लगभग 565 रियासतें थी, ठीक है। अब ऐसे में अंग्रेजों ने इन सभी रियासतों को 3 अधिकार दिए। सबसे पहला अधिकार ये दिया कि या तो आप चाहें तो भारत में अपना विलय कर लें, ठीक है, क्योंकि राजाओं का शासन था तो उनको ये आज़ादी दे दी कि आप चाहें तो अपना विलय भारत में कर लें। सेकंड, आप चाहें तो अपना विलय पाकिस्तान में कर लें। और तीसरा, आप चाहें तो अपने इस एरिया को स्वतंत्र भी रख सकते हैं। ये 3 अधिकार देके गए, ठीक है। तो यानी कि भारत के छोटे छोटे टुकड़े करने का इन्होंने पूरा एजेंडा तय कर दिया था, ठीक है। तो अब ऐसे में ही जब हमारा भारतीय संविधान बन रहा था, ठीक है, तो जो संविधान सभा के मेंबर्स थे, इन्होंने सोचा कि इस तरीके से तो हमारी सारी जो मेहनत है अखंड भारत की, जितने जो बलिदान हुए, जो क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिए, जो हमने आंदोलन किए, ये सब वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में इन सभी के विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक अहम भूमिका निभाई, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी
जानते हैं बच्चों, ठीक है, किसके नाम से, लौह पुरुष के नाम से। अब इस कहानी को सुनाने के पीछे का मेरा मकसद ये था, अगर हमारे पास में एक सेंट्रल गवर्नमेंट आज़ादी की समय होती तो इन 565 रियासतों के विलय में कोई समस्या आती ही नहीं। इनके दिमाग में कभी ख्याल ही नहीं आता कि हम देश से अलग हो जाएं, पाकिस्तान में मिल जाए, स्वतंत्र हो जाएं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी ऐसा होने ही नहीं देती। इसीलिए बच्चों हमारे भारतीय संविधान को जब बनाया जा रहा था तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने कहा हमें जो है ना 2 स्तर की सरकार की जरूरत पड़ेगी। एक तो चाहिए हमें पूरे देश के लिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो पूरे देश को कंट्रोल करेगी, और अपने हर एक स्टेट की अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है, ताकि देश के विकास के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी और पर्टिकुलर हर एक स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी। इसीलिए हमें एक पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट की आवश्यकता पड़ी। इसके अलावा 1-2 पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, क्या, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना ये देश की रक्षा के लिए अच्छे से अच्छे कानून बना सकेगी, ठीक है, जब इसके पास में ज्यादा पावर्स होंगी, ठीक है, वायुसेना, बंदरगाह, विदेशी व्यापार, मुद्रा, फाइनेंस, इसके मामले में जब इसके पास ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता होगी तो ये और तेजी से देश का विकास कर पाएगी। इसके लिए भी हमें एक पावरफुल इसकी आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो की आवश्यकता पड़ी बच्चों भारतीय संघवाद में केंद्रीय सरकार की। आई होप अब आप समझ गए होंगे। अच्छा, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है बच्चों, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना मुझे कमेंट में बताना कि ये जो संघवाद की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, संघवाद की, ये संघवाद हमारे भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से उधार लिया गया है? उधार इन द सेंस कि ये सिद्धांत किस देश के संविधान में भारत में लिया गया है? फटाफट से सारे बच्चे कमेंट में बताओ। ओके ओके, तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं अपने अगले टॉपिक को, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 3। अब ध्यान से देखिए टॉपिक क्या कहता है, भारतीय संविधान में संघवाद, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म, संघवाद के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि किस तरीके से डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो अभी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भारत का जो ऑफिशियल संविधान है उसकी उद्देशिका यहाँ पे दी गई है, ठीक है, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व इस तरीके से, और इसी में आपको हर एक जो अनुच्छेद है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वीडियो इधर चल रही है, जो भी अनुच्छेद है उन सभी की इंफॉर्मेशन हर एक अध्याय के माध्यम से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। अब इसी पूरे संविधान के इन सभी अनुच्छेदों में सबसे पहले भारत के संविधान की शुरुआत का ही जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 1, इसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों के संघ से क्या मतलब है, जब 2 या 2 से अधिक राज्य एक साथ मिलकर एक यूनियन बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं, उसको राज्यों का संघ कहते हैं। तो भारत कितने राज्यों का संघ है बच्चों? 28 स्टेट्स का है, ठीक है, और 8 जो यूनियन टेरिटरीज है इनका संघ है। ओके, तो भारतीय संघवाद के अनुसार भारत में पहले तो है एक संघीय यानी कि केंद्रीय सरकार है, 28 राज्य हैं यानी कि 28 जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, 8 जो है वो केंद्र शासित सरकार हैं, और ये तीनों ही प्रकार की सरकारें अपने अपने प्रांतों में अपने अपने विषयों पे काम करती हैं, ठीक है। दरअसल केंद्रीय सरकार, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, आखिर इतने ज्यादा डिवीजन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो भारत है ना ये बहुत बड़ा देश है, ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में, जनसंख्या के मामले में बहुत बड़ा देश है, और विविधताओं के मामले में भी भारत में बहुत ज़्यादा भाषा, जाति, संस्कृति आदि को मानने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसे में सभी नेता ये चाहते थे कि भारत जैसे विशाल देश पे शासन करने के लिए हम शक्तियों को या विषयों को 2 तरीके से डिवाइड करेंगे, एक तो केंद्रीय यानी कि देश लेवल पे और दूसरे प्रांतीय लेवल पे, ताकि हर एक प्रकार की भारतीय समाज में क्षेत्रीय और भाषाई विविधता जो है इसमें लोगों को स्वशासन का अवसर मिल सके और कोई भी ऐसा महसूस ना करे कि भाई उसके संस्कृति के लोग जो है वो प्रशासन में नहीं जा पा रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार का डिवीजन भारत में किया गया, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, ऐसा नहीं है कि जो संघवाद है वो केवल भारत में ही है। संघवाद नाइजीरिया, अमेरिका, वेस्ट इंडीज, जर्मनी, ऐसे बहुत देशों में भी है, लेकिन हमारे भारतीय संघवाद की बात ही कुछ और है। हालांकि आपकी किताब में इन देशों के बारे में कुछ 1-2 पॉइंट दिए गए हैं, आपको उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, वो आता भी नहीं है पेपर में, जो जरूरी है हम बस वही पढ़ेंगे। ओके,
तो भारतीय संविधान में संघवाद के बारे में ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है टॉपिक नंबर 4। क्या कहा गया इसमें? भारतीय संघवाद की विशेषताओं के बारे में, यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें फेडरलिज्म की क्या क्या विशेषता है इसके बारे में। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे मैं पेन चेंज कर दूं ताकि आपको अच्छे से मार्क करके दिखाऊं। देखो यहाँ पे सबसे पहली जो विशेषता है ना बच्चों भारतीय संघवाद की, उससे हम एक संघ के अनुसार समझेंगे, एक यूनियन के अनुसार। कैसे? भारतीय संघ में देखा जाए तो 2 स्तर की सरकारें हैं, एक तो है बच्चों केंद्र स्तर की और दूसरी है राज्य स्तर की। अब इन दोनों की विशेषता तो आपको पता ही है, केंद्र जो है वो पूरे देश को देखती है और राज्य जो है वो पर्टिकुलर एक राज्य को देखती है। दूसरी विशेषता है बच्चों लिखित संविधान, यानी कि जो संघवाद है ना इसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे संविधान में पूरी तरीके से लिखित हैं। ठीक है, कोई भी उन लिखे हुए इंस्ट्रक्शन के अलावा मतलब संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता है, ये इसकी विशेषता है। तीसरा है बच्चों यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता, अर्थात कोई भी सरकार हो, कोई भी संघ हो, वो किसी भी प्रकार से संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता है। संविधान सर्वोपरि शक्ति है। ठीक है, पूरे देश स्तर पे सबसे पावरफुल कौन है बच्चों? सबसे पावरफुल पूरे देश में है हमारा संविधान। ठीक है, संविधान सबसे पावरफुल है। यहाँ पे चौथा टॉपिक है बच्चों स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लो, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लो या फिर यूनियन टेरिटरी की बात कर लो, इन सभी में न्याय के लिए अपना अलग अलग एक न्यायालय है। जैसे कि आपको पता होगा चैप्टर 6 में आपने पढ़ा था, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है, फिर आपने हाई कोर्ट के बारे में, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में और फिर सब डोमिनल कोर्ट के बारे में, है ना। तो ये सभी न्यायपालिकाएं कैसी हैं? स्वतंत्र हैं, निष्पक्ष मामले से ये न्याय करती हैं। ठीक है, अब आता है पॉइंट नंबर 5। इसमें कहा गया है 3 स्तर की सरकारें। अब ये 3 स्तर की सरकारें कौन सी हैं भाई? एक तो हमारी केंद्रीय सरकार है, दूसरी है राज्य स्तर की सरकार और तीसरी है स्थानीय स्तर की सरकार, यानी कि जो हमारी स्थानीय शासन इसके बारे में। और स्थानीय शासन का तो आपका चैप्टर 8 पूरा ही दिया गया है ना, तो आपको स्थानीय शासन बहुत अच्छे समझाऊंगा। स्थानीय शासन समझना बहुत आसान है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगला टॉपिक क्या है बच्चों? पॉइंट नंबर है 6, शक्तियों का विभाजन, यानी कि भारतीय संविधान में जो शक्तियां हैं इसको भी डिवाइड किया गया है। कैसे? एक तो सबसे पहले बच्चों संघ सूची, जिसमें अभी के टाइम पे लगभग 97 विषय हैं। फिर आती है राज्य सूची जिसमें लगभग 66 विषय हैं और फिर आती है संवत्ति सूची जिसमें लगभग 47 विषय हैं। ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन भारतीय संघवाद की यह 6ठी विशेषता है। 7वीं विशेषता है बच्चों शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन का मतलब क्या हो गया? पहली केंद्रीय सरकार जिसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण देश होता है, दूसरी सरकार है राज्य स्तर की सरकार जिसका कार्य क्षेत्र केवल एक राज्य तक ही सीमित होता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पे तकरीबन 5 ऐसी विशेषताएं जिसको आप याद कर लो। सबसे पहली कि 2 स्तर की सरकार है संघ के हिसाब से, भारतीय संघ में 2 स्तर की सरकार है, केंद्रीय और राज्य। लिखित संविधान है, संविधान ही सर्वोच्च है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है, शक्तियों का विभाजन किया गया है और 2 प्रकार किसकी बात होगी और एक आखिरी ये वाली आ जाएगी। 3 स्तर की सरकारें हैं, इसमें स्थानीय भी आ जाएगी। ओके, तो भारतीय संघवाद में विशेषताओं के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपने एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉपिक नंबर 5, जो कि है भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण। बच्चों सबसे पहले आप ये समझ लो संघात्मक लक्षण का मतलब क्या होता है। संघात्मक का मतलब होता है बच्चों पूरे देश को लेके चलना है, यानी कि एक कंट्री लेवल पे। ठीक है, तो कंट्री लेवल पे सबसे पहले जरूरी है संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि कोई भी शक्ति संविधान से सर्वोपरि नहीं है, यानी कि कोई भी शक्ति, कोई भी संगठन संविधान से ऊपर नहीं है, उसे संविधान के दायरे में रहकर ही कार्य करना होगा। ठीक है, पहली। दूसरी आती है बच्चों शक्तियों का विभाजन। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया संघ सूची में लगभग 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय, संवत्ति सूची में 47 विषय, इस तरीके से। तीसरी विशेषता है
स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो कि सरकार को तानाशाह नहीं होने देती है, और जो भी क्या नाम है, कभी भी कोई विवाद होता है तो ये उसको सॉल्व भी करती है संविधान के हिसाब से। ठीक है, फिर चाहे गलत कोई भी हो, ठीक है, कितना भी बड़ा पद का व्यक्ति हो। फिर चौथा है बच्चों संशोधन प्रणाली, यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन जो है ना, ये समय के हिसाब से किया जा सकता है। इसीलिए तो भारत का संविधान लचीला भी है, कठोर भी है, क्योंकि आज तक लगभग 110 संशोधन भारत में हो चुके हैं। ठीक है, और सबसे आखिरी जो कि आप सभी को पता है, 3 स्तर की सरकारें हैं, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर की। तो ये तो होगी भैया जी इसकी संघात्मक, है ना, संघात्मक। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और आखिरी टॉपिक है टॉपिक नंबर 6। कोइंसिडेंस देखिए बच्चों, ये टॉपिक नंबर भी 6 है, और इस टॉपिक से पेपर में हर साल 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, टॉपिक क्या है बच्चों, भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण। अभी 5वें टॉपिक में आपको मैंने संघात्मक बताई, ठीक है, अब आपको मैं एकात्मकता के बताने वाला हूं, और ये क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर में जरूर आता है, बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, टोटल यहां पे आपको मैं कितने पॉइंट बताने वाला हूं, 8 पॉइंट बताने वाला हूं। आप सभी जो है ना 6 नंबर के लिए इन 8 में से भी कम 6 से लेके 7 पॉइंट तो जरूर याद कर लेना। ठीक है, अभी आपको वैसे तो मैं सारे याद करवा दूंगा अच्छे से, और वो भी आसान से आसान तरीके से, ठीक है ना, एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में, बस आप ध्यान से सुनते चलिएगा। ओके, पहले मैं ये नंबरिंग खत्म कर लूँ एक बार। हाँ सर जी बिल्कुल। चलो देखो, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, यानी कि सबसे पहला पॉइंट एक हरी नागरिकता। अब एक हरी नागरिकता क्या क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप जिस देश में रहते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम भारतीय हैं तो हम कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो हमारी जो नागरिकता होगी वो क्या होगी, हमारी नागरिकता होगी भारतीय। क्या होगी नागरिकता, भारतीय होगी। इस प्रकार एक हरी नागरिकता में हमारे पास भले ही 2 पहचाने हो, हमारे पास भले ही 2 निष्ठाएं हो, जैसे कि हम गुजरात के हैं तो गुजराती, झारखंड के हैं तो झारखंडी, बिहार के हैं तो बिहारी, यूपी के हैं तो यूपी वाले, हरियाणा के हैं तो हरियाणवी, लेकिन हम भारतीय भी हैं। बट यहाँ पे जो नागरिकता है, जो सिटीजनशिप है, वो हमारी क्या कहलाएगी, भारतीय ही कहलाएगी। भले ही हम आपको हरियाणवी बोलें, गुजराती बोलें, झारखंडी बोलें, लेकिन है तो हम सब भारतीय ही ना, है ना, ये होती है एक हरी नागरिकता। दूसरा पॉइंट शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन का मतलब क्या हो गया, जो क्या नाम है, शक्तियां हैं उसको जो डिवीजन किया गया है, उसमें सबसे ज्यादा शक्तियां किसको दी गई हैं, केंद्र को दी गई हैं। क्यों भाई, क्योंकि हमें एक बहुत ही पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट की आवश्यकता है। अब क्यों है इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूं। तीसरा पॉइंट है लिखित संविधान। इसका मतलब क्या है, देखो चाहे संघ की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इन सभी के लिए एक लिखित संविधान हमारे भारत का है, और ये दोनों ही उसी संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे। 3 टॉपिक आगे समझ में, पॉइंट एक हरी नागरिकता, शक्ति का विभाजन और लिखित संविधान होना। चौथा, केंद्रीय सरकार और राज्यों की सीमाओं नाम में परिवर्तन कर सकती है। यानी कि देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो राज्य की जो सीमाएं हैं, जो नाम है, इन सभी में भी परिवर्तन कर सकती है। यानी कि स्टेट जो है, इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं, इसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकती है, उसके नाम को भी बदल सकती है। ठीक है। 5वां पॉइंट, आपातकाल के समय केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। अर्थात जब देश में आपातकाल लगाया जाता है, जैसे आप सभी को पता है इंदिरा गांधी जी के समय आपातकाल लगाया गया था, ठीक है, और आपातकाल के बारे में आप क्लास 12th में जाके पढ़ेंगे, चैप्टर आई थिंक 5th या 6th है पॉलिटिकल साइंस में, 2nd बुक का, उसमें आपको पूरा चैप्टर आपातकाल का है, उसमें बताऊंगा अच्छे से। तो आपातकाल के समय में जो क्या नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास में शक्तियां है ही नहीं इसके बारे में। ठीक है। फिर यहाँ पे जो छठा पॉइंट है ना आपका, वो है एकीकृत न्यायपालिका। अर्थात पूरे देश के लिए देश स्तर पे एक होगी सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। उसके अलावा हर एक स्टेट की अपनी अपनी जो है ना क्या नाम है, हाई कोर्ट होंगी अपनी अपनी। ठीक है। सबकी अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगी, और साथ ही सब डोमिनियल कोर्ट्स होंगी। लेकिन देश स्तर पे सबसे
बड़ी जो होगी वो होगी एकीकृत और सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली की देश की राजधानी दिल्ली में। फिर छठा या सातवां पॉइंट कर लीजिए, संविधान संशोधन में संघीय सरकार का अधिक महत्व होना। देखो, सबसे पहली बात आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि हमारा जो भारतीय संविधान है ना, वो लचीले, ठीक है, और कठोरपन, लचीले और कठोरपन इसका मिश्रण है। तो ऐसे में जब भी भारतीय संविधान में संशोधन की बात उठती है तो उसमें सबसे ज्यादा जो पावर्स हैं, जो शक्तियां दी गई हैं ना, ये किसको दी गई हैं? संघीय सरकार को दी गई हैं, यानी कि केंद्र को दी गई हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करके राज्य स्तर पर कार्यभार को संभाला गया। यानी कि देखो, प्रेसिडेंट जो थे इन्होंने क्या किया कि हम स्टेट को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने जो स्टेट थी उनमें गवर्नर को नियुक्त कर दिया। ठीक है, अब गवर्नर सेम वही काम करता है जो राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के अंडर में करता है। ठीक है, आठवां, एकहरी प्रशासकीय व्यवस्था। इसका मतलब क्या हो गया? आपने वो पढ़ा था ना, क्या नाम है, सिविल सेवाओं के बारे में, तो ये वही है। तो भारत में देश स्तर पे और राज्य स्तर पे भी ऐसी सेवाओं को लागू किया गया है। ठीक है, तो एकात्मकता के लक्षण क्या क्या हो गए बच्चों? दोबारा बता दूं, देखो, एक तो है एकहरी नागरिकता, शक्ति का विभाजन, लिखित संविधान होगा, केंद्रीय सरकार जो है राज्य की सीमा नाम में परिवर्तन कर सकती है, आपातकाल के समय केंद्र ज्यादा पावरफुल होगी, एकीकृत न्यायपालिका है, संविधान संशोधन में जो संघ है यानी कि केंद्र सरकार, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, और राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति कैसे करता है इसके बारे में, और इन सभी के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आज की इस वीडियो के जो हमारे टॉपिक्स थे, ठीक है, पार्ट 1 के संघवाद का अर्थ, भारतीय संविधान में संघवाद, संघवाद की विशेषताएं, संघात्मक लक्षण, एकात्मक लक्षण, इन सभी को आपको मैंने बहुत अच्छे समझा दिया है। आप इन सभी को अच्छे से पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, अब जो हमारी अगली वीडियो होगी ना पार्ट 2 की, पार्ट 2 में आपको देखो मैं क्या क्या बताऊंगा। पार्ट 2 में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सबसे पहला टॉपिक होगा भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। मैं इसको थोड़ा सा एक बार हटा दूं। देखो, सबसे पहला टॉपिक होगा स्वायत्तता की मांग को लेके, नए राज्यों की मांग, अंतर्राज्यीय विवाद, राज्यपाल की भूमिका, राष्ट्रपति शासन और विशिष्ट प्रावधान यानी कि जम्मू कश्मीर, इसके बारे में। ठीक है, तो पार्ट 2 की जो वीडियो होगी बच्चों, इसका लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर लेना, जैसे वीडियो बनेगी लिंक आ जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, और हाँ बच्चों, सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक दे के जरूर जाना कि मैंने आपको जो चैप्टर समझाया इसको समझाने का तरीका कैसा लगा, क्या इसमें क्या नाम है इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो सुझाव भी दीजिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, फॉलो कर लीजिएगा, मैसेज करके पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और अपडेट वगैरह आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं बहुत ही जल्द। ओके, तो चलिए मिलते हैं बच्चों आपसे इस चैप्टर के अगले पार्ट 2 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।